हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ सर जी। जीएनजी सीरीज में आज हमारा है आई थिंक लेक्चर नंबर 6 और हमने अब तक कर दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म, रेक्टिफिकेशन खत्म, बीआरएस खत्म और बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया है। आज शुरू करने वाले हम डेप्रीशिएशन। हाँ जी मेरे बच्चे, जिसका था इंतजार वो चैप्टर लेके सामने हाजिर हूं सर, डेप्रीशिएशन। और बिलीव मी मेरे बच्चे, इस चैप्टर में मैंने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं वो बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं आपके जो एग्जाम फियर है ना डेप्रीशिएशन को लेके, स्पेशली जो इस बार के क्वेश्चन में सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड जैसा क्वेश्चन आ गया, सर प्रोविजन क्या होता है, ऐसा डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता हमसे, सब करा दूंगा मैं। बात समझ आ रही है? सब कुछ बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, जीरो से काम करेंगे, बट हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पीड मोड रखेंगे क्योंकि रिवीजन मोड है। तो कोशिश करेंगे 3 पार्ट में खत्म करने के, 3 पार्ट लग जाएंगे मेरे बच्चे। आज हम इसकी बहुत अच्छी सारी बातें करेंगे, फिर कुछ एसेट डिस्पोजल अकाउंट और फिर रिवैल्यूएशन इंटेंजिबल एसेट पे एक अलग सेपरेट काम करेंगे। तो मेरे बच्चों कमेंट करा करो, प्यार बरसाया करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में कि जो जो हमने अभी तक पढ़ लिया है सब कुछ बताया करो कि सर कैसा लगा, क्या पॉइंट और है जो मैं और चीजें ध्यान में रखूं ताकि अच्छे से करूं। क्लियर है? जनवरी 26 मेरे बच्चों टारगेट ये है कि अपने अकाउंट्स में 100 में से 100। क्लियर है? तो सर बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, डेप्रीशिएशन। हाँ जी, तो डेप्रीशिएशन की कहानी बहुत पुरानी है। जब हम कई साल, हजार साल पहले की बात है, जब हम 11th क्लास में थे तो ये चैप्टर आया था और हमारे टीचर ने, हमारी मैम ने एक चीज याद करवाई थी कि हम कुछ खरीदते हैं बिजनेस में, कोई एसेट खरीदते हैं जिसे बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। जैसे कि मैंने ये पेन खरीदा, ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, वो कैमरा खरीदा, वो सर ये सारी चीजें जो भी खरीदी है इन्हें मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, यूज करने के लिए खरीदा है। तो हम एनी एसेट को, ऐसी एसेट्स को हम बोलते थे फिक्स एसेट। क्या बोलते थे मेरे बच्चे? फिक्स एसेट। और अगर हम एसेट को यूज करेंगे, ये डिजिटल बोर्ड जितने का आया था, जितने का पेन आया था, जितने का कैमरा आया था, अब मैं इसे यूज कर रहा हूं तो ये वैसा का वैसा ही पुराना हो गया, पुराना। तो जैसे जैसे पुराना होगा, वियर एंड टीयर होगा, टाइम बीतेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कुछ डैमेज होगा, तो इसकी वैल्यू वही रहेगी या डिक्लाइन करेगी? कमी आएगी सर जी, डिक्लाइन आएगा। उस डिक्लाइन को हम प्यार से बचपन में बोलते थे डेप्रीशिएशन। तो चैप्टर तो यही है सर, इसी के बारे में पढ़ना है पर थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ना है। आज हम सीए वाले लेवल पे बात करेंगे। क्लियर है? तो मैं आपको जो डेप्रीशिएशन की एग्जैक्ट कहानी पढ़ाने वाला हूं वो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 ने एक शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया। थर्ड आपने पढ़ा है बैलेंस शीट पीएनएल, याद है? हम जो आज करने वाले हैं वो है शेड्यूल 2। हाँ जी मेरे बच्चे, डेप्रीशिएशन की कहानी कंपनीज एक्ट ने, अगर आप मेरी लाइव क्लास में होते या मैंने लाइव क्लास में अगर आप मेरे साथ थे तो मैंने इसका पूरा बैकग्राउंड दिया था कि पहले हमारा एक AS6 हुआ करता था जिसे डिलीट करा गया, AS10 को रिवाइज किया गया और इसको रिवाइज करने का लॉजिक भी कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसने बोला भाई जो पुरानी अकाउंटिंग करते हो ना डेप्रीशिएशन की, उसको हटाओ और नए तरीके से डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग होगी। तो ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे, ये हम वही AS10 या शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, दोनों में अब सेम कहानी है, दोनों की कहानी पढ़ने वाले। अब इन्होंने जो डेप्रीशिएशन की मीनिंग दी है वो थोड़ी अच्छी और थोड़ी सी, हाँ ऐसा नजर आना चाहिए ना कि हाँ भाई एएस वाली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा कंपनीज वाली फील आनी चाहिए। तो आज हम वो डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे और फिर हम उसके मेथड्स वगैरह सब करेंगे। ठीक है? तो बिना देरी के साथ में स्ट्रेट बैठ जाओ। ये जो फैले हैं ना नालायक, एकदम फैल के लेटे हैं यूं करके फोन देख रहे हैं, ना जी ना, स्ट्रेट बैठो। फील आनी चाहिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे साथ सामने बैठे हो। क्लियर है? तो पहले शुरू करते हैं डेप्रीशिएशन की शेड्यूल 2 मीनिंग को पढ़ाने से पहले, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल है, मैं कुछ बातें पढ़ाता हूं आपको। ठीक है? आराम सुनना, थोड़ा स्पीड मोड रखेंगे पर आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा मैं। आ जाओ। अगर मैं डेप्रीशिएशन की कहानी शुरू करूं तो देखो, डेप्रीशिएशन को पढ़ने से पहले आपको मेरे साथ 2-3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आराम सुनना, 2-3 चीजें। सबसे पहले कि यहां पर एक वर्ड यूज होगा डेप्रीशिएबल एसेट, एक वर्ड यूज होगा डेप्रीशिएबल एसेट। मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि ये क्या होता है,
फिर एक वर्ड होगा डेप्रीशिएबल अमाउंट, एक वर्ड होगा डेप्रीशिएबल अमाउंट। मैं आपको पहले ये बताऊंगा ये क्या होता है, और फिर एक तीसरा वर्ड आएगा यूजफुल लाइफ, एक तीसरा वर्ड आएगा यूजफुल लाइफ, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। एंड देन फिर एक वर्ड आएगा सिस्टमैटिक एलोकेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन, इस वर्ड का क्या मतलब है। और अगर आपने मेरे साथ ये चार बातें समझ ली मेरे बच्चे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा शेड्यूल 2 या कंपनीज एक्ट की, सॉरी एएस की 10 की अपनी डेफिनेशन, और आपको एकदम बढ़िया से डेप्रिसिएशन का ए टू जेड बातें मीनिंग के हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले डेप्रिशिएबल एसेट की कहानी। मेरे बच्चे, अगर मैं बोलूं क्या डेप्रिसिएशन सब पे लगेगा, जितनी भी बिजनेस की एसेट है? नहीं, हम पुराने में बोलते थे फिक्स एसेट, अभी बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 का नाम ही है, कहता है डेप्रिसिएशन लगेगा उन एसेट पे जो हमारी पीपीई की डेफिनेशन क्वालिफाई करती है। अब पीपीई क्या है? AS10 ने बोला अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आपको जानना है तो आपको ये तीन कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। शॉर्ट में जल्दी में रिवाइज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तीन कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 कि आपने वो जो एसेट खरीदी है वो मस्ट बी टेंजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मस्ट बी टेंजिबल एसेट होनी चाहिए, मतलब उसे मैं टच कर सकता हूं, उसे मैं देख सकता हूं, उसे मैं छू सकता हूं। दैट मीन्स ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये जो पेन है, ये जो कैमरा है, ये जो लैपटॉप है, वट एवर जो भी यहाँ पे एसेसरीज या आपके सामने फोन वगैरह जो भी रखा हुआ है, सबके सब टेंजिबल है। दैट इज पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, उसकी लाइफ, मेरे बच्चे कंडीशन नंबर 2, उसकी लाइफ हमारी एटलीस्ट एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 1 टेंजिबल होनी चाहिए। अगर वो इनटेंजिबल है तो आगे जाके पढ़ेंगे अमोर्टाइजेशन लगेगा, डेप्रिसिएशन नहीं। AS26 डील करेगा, AS10 नहीं। ठीक है सर, अगर उसकी लाइफ 1 साल से कम ही है तो वो 1 साल में वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो अपन डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे निकालते हैं। भाई क्यों निकालेंगे? पूरी एसेट को राइट ऑफ कर दो। समझ आ रहा है ना? फिर वो एसेट का है कि फिर तो वो खर्चा है। याद है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाँ जी, लॉजिक दिमाग में एकदम अकाउंट्स ने ऐसे ब्लड में डाल देंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? ये समझो। क्लियर है? आ जाओ कंडीशन नंबर 3। अब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कहता है सर जी आपकी टेंजिबल एसेट है, डन। आपकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, डन है जी, डन। और आपने उसे खरीदा। क्यों खरीदा है? आपने उसे खरीदा है हेल्ड, रखने के लिए। क्यों रखने के लिए? हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस, चाहे आप उसे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करोगे या सर्विस को देने में यूज करोगे। अब मैं कोई प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, बट मैं जो क्लासेस को दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, उनको रिकॉर्ड करने में जो जो चीजें यूज कर रहा हूं, दिस इज यूजेबल। क्लियर है? या फिर आपने रखा है हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। भाई ऑफिस में भी तो कुछ चीजें रखी हुई हैं। एक लैपटॉप मेरा ऑफिस में भी तो रखा हुआ है, क्या उसे मैं आपको लिए यूज कर रहा हूं? नहीं, पर वो ऑफिस पर्पस के लिए, दैट मींस वो भी आपकी टेंजिबल यही मानी जाएगी। या फिर आपने उसे रखा है हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस। आपने बोला रेंट पे देना, और ये रेंटल पर्पस आपका मेन बिजनेस ऑपरेशन है, आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आजकल आपने देखा होगा जूम कार, क्या करते हैं ये लोग? सर ये कार खरीदते हैं और कार को बेचते नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है उनके लिए कार, वो अपने पास रखते हैं। लोगों को बोलते हैं भाई शौकीन लोग आओ हमारे पास और आप हमसे कार रेंट पे ले जाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आप यूज करो, हमें रेंट दे दो और वापस कार यूज करने के बाद हमें दे दो। दिस इज रेंटल, हमारा बिजनेस है और हम आपको अपने एसेट्स रेंट पे दे रहे हैं, तो वो एसेट हमारी बिजनेस में अल्टीमेट यूज ही तो हो रही हैं, तो वो भी हमारी फिक्स एसेट या टेंजिबल, या फिर मैं बोलूं तो नया नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएंगी। दैट मींस 3 कंडीशन पूरी हो गई बेटा। ट्रू एंड फॉल्स बन सकता है 2 नंबर का, और 2 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहली बात कंडीशन 1 टेंजिबल होनी चाहिए, लाइफ 1 साल से ज्यादा, और इन तीनों में से किसी भी यूज के लिए रखा हो, बेचने के लिए नहीं है, बाकी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है, बिजनेस में यूज के लिए प्रॉपरली, तो वो हमारी पीपी कहलाएगी। अब कहता है इसमें सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ दो, आपको पता है लैंड की इनडिफिनाइट लाइफ है,
इनडिफाइंड लाइफ है तो भैया उस केस में उसको हम डेप्रिशिएट करते भी नहीं, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, छोड़ दो। तो कहता है इन्हें ही हम बोलते हैं यहाँ पे डेप्रिशिएबल एसेट। क्लियर है? तो जब जब मैं डेप्रिशिएबल एसेट का वर्ड यूज करूंगा, दैट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है मेरे बच्चे? शानदार तरीके से समझ आ गया होगा ये तीन कंडीशन। नाउ कंडीशन नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर 2, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है मेरे बच्चे? डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? कहता है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हो, परचेज करते हो, तो उसे परचेज करने में जो भी खर्चा हुआ, विच इज जो भी परचेज प्राइस हुआ, उस प्राइस में आपने अगर कोई डिस्काउंट वगैरह मिला है वो माइनस कर दो। वेरी गुड। कोई टैक्सेस वगैरह लगाए, जीएसटी वीएसटी कोई टैक्सेस लगाए, पर वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब उसका आईटीसी, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। बेटा रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड मिल जाएगा तो काई की लागत? लागत तब है जब आपने जेब से पे किया और आपको उसका कोई वापस नहीं मिलेगा, तो वो आपकी लागत में ऐड हो जाएगा। प्लस आपने कोई और खर्चे किए एक्सपेंस विच इज नेसेसरी, जो नेसेसरी थे, अगर मैं बोलूं तो सिंपल शॉर्ट में लिखता हूं, विच इज नेसेसरी टू मेक एसेट रेडी फॉर यूज। एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए आपने खर्चे किए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने इंस्टॉलेशन पे वेजेस पे किया, आपने मरम्मत कराई, ओवरऑलिंग करा, आपने कोई फ्रेट वगैरह पे किया लाने में, आपने कोई टेस्ट वगैरह किया और टेस्ट रन का खर्चा हुआ है, आपने कोई प्रोफेशनल फीस ली है, लीगल फीस पे करी है एसेट को खरीदने के लिए, ठीक है ना। मान लो आपने कोई मशीन खरीदनी थी, उसके लिए अपनी ओनरशिप रजिस्ट्रेशन वगैरह अपने नाम पे कराई, बिल्डिंग अपने स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करी, एटसेट्रा, कुछ भी खर्चा अगर आपने पे किया है तो ये सब मिला के जो बनेगा दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट। इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। क्लियर है? डिटेल में करते हैं, बाकी मैंने एक बार आइडिया दे दिया कि सर जी हम जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसको खरीदने से लेके उसे रेडी फॉर यूज बनाने तक का जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। कि हमें मशीन इतने की पड़ी, हमें बिल्डिंग इतने की पड़ी, हमें फर्नीचर इतने का पड़ा। और मान लो मैंने एक मशीन खरीदी है, मशीन एक्स या मशीन ए, ठीक है, मशीन खरीदी और मेरा खर्चा मोटा मोटा पूरा ओरिजिनल कॉस्ट आया 20 लाख। दैट इज मैंने कितना खर्च कर दिया उसे रेडी फॉर यूज बनाने में? 20 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। मान लो 20 लाख का खर्चा, जिसमें से मैं कहूं 19 लाख खर्चा परचेज था और 1 लाख चिटपुट खर्चा था इंस्टॉलेशन वगैरह उसको रेडी फॉर यूज बनाने में, तो टोटल मिला के खर्चा हुआ 20 लाख, मेरी एसेट 20 लाख की हो गई। अब नाउ इसे मैं बोलूंगा दिस इज माय ओरिजिनल कॉस्ट। जी हाँ, इसे मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माय ओरिजिनल कॉस्ट। अब नाउ पॉइंट ये होता है कि हम इसकी एक लाइफ एस्टिमेट करते हैं। बेटा तीसरा पॉइंट भी यही कवर कर लेता हूं, अभी डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं सिखाया मैंने, अभी ओरिजिनल कॉस्ट बताई, सुनते रहना। अब जब मैं मशीन खरीदता हूं तो हर एक चीज की अपनी एक लाइफ है। दो तरीके की लाइफ होती है बेटा, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक क्या होती है? इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ बोले तो अनंत काल, जब तक वो एसेट जिंदा है, जब तक है जान तब तक वो चलेगी। मैंने ये पेन खरीदा, इसकी इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है भाई साहब, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो इसे यूज करूंगा बेस्ट क्वालिटी के नाम पर। तो बेस्ट क्वालिटी के नाम पे सर होगी 10 साल लाइफ, पर मैं तो इसे 5 साल या 6 साल ही यूज करूंगा। 6 साल बाद ये इतनी स्मूथ नहीं चलेगा, या इसमें हो सकता है बैटरी का बार बार इश्यू होने लगे, तो मैं नया खरीदूंगा, तो मैं 6 साल यूज करूंगा और बाकी इसे सेकेंड हैंड किसी और को दे दूंगा जो शायद इसका दूसरा यूज कर लेगा। बोलो हाँ या ना? भाई हम जब कबाड़ में कोई सामान बेचते हैं, स्क्रैप में बेचते हैं, तो स्क्रैप में बेचने का मतलब क्या? हमारा यूज खत्म हो गया और शायद दूसरे का यूज है, तभी तो वो उसका पैसा दे रहा है। कॉमन सेंस। हाँ, तो इसका मतलब इकोनॉमिक लाइफ क्या है? पूरी टोटल, जब तक उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। लेकिन यूजफुल लाइफ क्या है? मुझे क्या लेना देना जीरो, मेरे जब तक यूज होगी, जब तक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी मैं यूज करूंगा, दिस इज यूजफुल लाइफ। मेरा AS10 कहता है आप कभी भी इकोनॉमिक लाइफ को कंसीडर नहीं करोगे, आप यूजफुल लाइफ को कंसीडर करोगे। ट्रू एंड फॉल्स अगर एग्जाम में आता है याद रखना, एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, नो, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ। वेरी गुड। अब यूजफुल लाइफ मैंने कहा 6 साल, तो 6 साल बाद मैं जरा आइडिया लगाता हूं
कि क्या ये 20 लाख की मशीन की वैल्यू 6 साल बाद जीरो हो जाएगी क्या? नील बटा सन्नाटा। नहीं, मेरा बच्चा कह रहा है सर 6 साल यूज करने के बाद भी अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू निकाली जाए, इसकी रेजिडुअल वैल्यू निकाली जाए, इसकी ब्रेकअप वैल्यू निकाली जाए, ओहो 3 नाम है इसके, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू। वाह वाह वाह, ब्रेकअप से तुम कुछ ज्यादा कनेक्ट कर जाओगे। कह रहा हाँ सर, दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या? हाँ चलो आओ नालायक। कह रहा है ब्रेकअप वैल्यू, मान लो मैंने कहा इसकी ब्रेकअप वैल्यू 3 लाख रुपए कि 6 साल यूज करने के बाद भी 20 लाख की मशीन 3 लाख के लोहे के दाम में तो बिकी जाएगी। ओ हो, बढ़िया। अब मुझे बताओ सर, ये बताओ, फील करो, 20 लाख की खरीदी थी, हाँ भाई खरीदी थी, 3 लाख 6 साल यूज करने के बाद बिक जाएगी तो 3 लाख तो आ जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 20 लाख की खरीदी, दैट इज ये, माइनस 3 लाख रुपए तो रिकवर हो जाएंगे। तो अल्टीमेट मैंने 6 सालों में यूज करी वो वैल्यू यूज करी है 17 लाख। कितनी वैल्यू यूज करी है? 17। दिस इज डेप्रिशिएबल अमाउंट, और इसी वैल्यू को मैं डेप्रिशिएट करूंगा क्योंकि मैंने यूज ही 17 लाख करी है। वेरी 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 गुड मेरे बच्चों, अगर ये बात क्लियर है तो मैंने 3 बातें समझा दी। पहली बात मैंने कहा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोले तो डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है। दूसरा मैंने बोला सर जी हमारी और डेप्रिशिएबल अमाउंट जब जब यूज करे तो उसका मतलब क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अल्टीमेट जितना मैंने उसे यूज किया। और लाइफ बोले तो हमेशा यूजफुल लाइफ, मतलब जितना मैं यूज करूंगा मेरे लिए वो रेलिवेंट है। अब मेरा AS10 क्या बोलता है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आप उसकी जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, उस डेप्रिशिएबल अमाउंट को जितना आप पूरे साल, पूरी जिंदगी, मतलब जितने टाइम में, पूरी लाइफ में कितने साल, 6 साल में उसे यूज करने वाले हो, उसे हर साल एक सिस्टमैटिक तरीके से हर साल एलोकेट करोगे कि 17 लाख को 6 साल में हम कितना कितना यूज कर रहे हैं। क्लियर है? इसके लिए आप कुछ मेथड यूज करते हो, बोलो हाँ या ना। जैसे कि हम इक्वली यूज करेंगे SLM, जैसे हम कुछ WDV पहले ज्यादा फिर कम ऐसे करेंगे, कुछ सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, कुछ मशीन आवर, ये सब सिस्टमैटिक एलोकेशन बोले तो मेथड, कि कुछ मेथड लगाएंगे जिसमें हम उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करेंगे। तो खत्म हो गया मेरा डेप्रिशिएशन की मीनिंग। फटाक से मेरे बच्चे जल्दी से मीनिंग पढ़ो, आपको मैंने बढ़िया से बेस्ट तरीके से मीनिंग क्लियर कराई है। बेटा एक बार मेरे साथ मीनिंग पढ़ो। AS10 या शेड्यूल 2 दोनों हमारी एक ही मीनिंग कहता है। कहता है डेप्रिशिएशन का क्या मतलब है? कह रहा है डेप्रिशिएशन का मतलब है कि जो एसेट है, एसेट बोले तो डेप्रिशिएबल एसेट, उस डेप्रिशिएबल एसेट के डेप्रिशिएबल अमाउंट को बोले तो 17 लाख जो हम यूज करने वाले हैं, उसे उसकी लाइफ बोले तो 6 साल, लाइफ यूजफुल लाइफ के 6 साल में एक सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेट करने को हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। क्या बताओ, आज से पहले आपको ये बढ़िया तरीके से लॉ की डेफिनेशन, या मैं बोलूं AS की डेफिनेशन क्लियर हुई है। और सोच लो बच्चे, मिलेंगे सी इंटर में ऐसे ही AS के साथ में, तो बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा AS। आ जाओ। ठीक है सर, तो डेप्रिशिएशन के कंपोनेंट भी समझ आ गए होंगे कि डेप्रिशिएशन निकालने के लिए हमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू चाहिए, हमें उसकी लाइफ चाहिए, और हमें मेथड पता होना चाहिए, कितने में खरीदा, कितने साल यूज करेंगे, यूज करने के बाद क्या वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा, और फिर उसको हम एक मेथड यूज करेंगे SLM WDB फलाना फलाना फलाना, और हम बताएंगे इतना इस साल का डेप्रिशिएशन। वेरी गुड। क्यों लगाना है डेप्रिशिएशन? फालतू का थ्योरी क्वेश्चन। वियर एंड टीयर, भाई यूज करोगे तोड़फोड़ मचेगी, तो थोड़ा तोड़फोड़ में पुरानी होगी, घसेगी वैल्यू जो डेप्रिशिएशन। नहीं यूज करोगे तो भी टाइम तो बीतेगा, अगर आप यूज नहीं करोगे तब भी पुरानी तो होगी। भाई ये 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी, क्या हुआ यूज नहीं किया, पुरानी तो हो गई। टेक्नोलॉजी चेंज, जी हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज, ऑब्सोलेंस मतलब टेक्नोलॉजी चेंज। जैसे जैसे रखते जाओगे, मान लो पुरानी नहीं हुई, 2 महीने ही हुए थे, पर सडनली आपने बोला टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज, डिजिटल पैड से हो गया, कुछ और आ गया नया, तो भाई ये पुराना हो गया, हटाओ इसे, दैट इज ए। या मार्केट में वैल्यू गिर गई, या डिप्लीशन जनरली लगाते हैं हम माइंस क्वेरी में, जिसका खदान, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, दीज आर नॉन रिन्यूएबल।
ठीक है, कोयले की खदान, ये सब हमारे एक टाइम पे धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। पेट्रोल, क्रूड ऑयल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दिस इज डिप्लीशन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। तो याद रखना, ट्रू एंड फॉल्स में बन सकता है। डिप्लीशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? माइंस एंड क्वेरीज के लिए। डेप्रीशिएशन किसके लिए यूज होता है? बाकी सारी एसेट्स के लिए। डन है जी। अब आ जाओ, ये तो हो गया मेन। अब डेप्रीशिएशन को लगाते हैं। भाई हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो डेप्रीशिएशन को लगाने के मेरे सामने टोटल 6 मेथड है। मेरे बच्चे कितने मेथड है? 6। मैंने उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आप लाइफ के बेस पे अगर लगाओगे कि भैया हमें नहीं लेना देना मशीन कितना यूज हो रही है, कितने घंटे चल रही है, नहीं, हमें देना देना है लाइफ क्या है, 6 साल, 7 साल, 8 साल। तो हमारे पास 3 मेथड है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। एक एक करके अभी सीखेंगे। अगर आप कैपेसिटी बोलोगे कि भाई लाइफ छोड़ो, हमने उसको कितना यूज कर लिया, हमने उसको कितना निचोड़ लिया, दैट इज कैपेसिटी। तो वहां पे फिर 3 मेथड आएंगे, मशीन आवर, प्रोडक्शन यूनिट, डिप्लीशन मेथड। आराम से बात करेंगे। दीज आर मोस्ट इजिएस्ट मेथड, दीज आर मोस्ट इजिएस्ट। एक लाइन में ही खत्म कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये हैं तीनों इंपॉर्टेंट, ये हैं तीनों इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन एसएलएम और डब्ल्यूडीवी से सबसे ज्यादा आया है, सम ऑफ ईयर डिजिट इस बार आया, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से। जिनमें से हम सबसे इंपॉर्टेंटली पहले एसएलएम और डब्ल्यूडीवी पे बात करेंगे। आ जाओ जी। एसएलएम की शुरुआत करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। मेरे बच्चे सबसे पहला मेथड है मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम 2 नाम से और बुलाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्यों है इसके ये 2 नाम? आज के बाद आप भूलोगे नहीं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आज के बाद आप इनके 2 नाम भूलोगे नहीं। क्यों सर, क्यों ऐसा क्या करा दोगे आप? इनका लॉजिक बता दूंगा मैं, और एक बार आपको लॉजिक बताऊंगा ना तो आपको लॉजिक की पावर समझ आएगी कि हाँ भाई, हाँ भाई, सर जिंदगी में लॉजिक कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? लॉजिक कितने इंपॉर्टेंट है, रट्टा जरूरी नहीं है। आ जाओ, चलो लॉजिक सिखाता हूं मैं, पर पहले आपको थोड़ी बातें सिखाता हूं। देखो, सिंपल सी बात है, आप ये समझो, ठीक है, अगर मैं बच्चे की तरह समझाऊं आपको, बिल्कुल बचपन की तरह, तो मैं कहता हूं, मान लो मैंने एक मशीन खरीदी है, बेटा 2 मिनट के लिए भूल जाओ, और मैंने कहा एक मशीन खरीदी है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, मान लो मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। मतलब उसे खरीदा और उसे रेडी फॉर यूज बनाने में, सब कुछ करने में 10 लाख का खर्चा हो। अभी भूल जाओ, बस मुझे 2 मिनट के लिए एसएलएम और डब्ल्यूडीवी समझाना है, फिर मैं डिटेल में एसएलएम को डिस्कशन करूंगा। अब पॉइंट ये है कि ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख की थी, आज खरीदी थी हमने। अब मैं कह रहा हूं, मान लो मैं कह रहा हूं सर जी डेप्रीशिएशन का रेट, मैंने कहा हर साल हमने निकाल के दिया। भाई मैनेजमेंट मैं हूं ना, अकाउंटेंट साहब, आप बताओ। मैंने बोला हर साल हम इसे 20% पर एनम से यूज करने वाले हैं। डेप्रीशिएशन रेट मैंने बता दिया 20% पर एनम। तो बताओ सर, अगर मैं बोलूं आपको पहला साल, पहले साल आप डेप्रीशिएशन लगाओगे, डेप्रीशिएशन से वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। 20% है बेटा, भूल जाओ, अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं, मैं बस लॉजिक दे रहा हूं कि डेप्रीशिएशन में 2 मेथड एसएलएम और डब्ल्यूडीबी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके नाम क्यों हैं, आराम से समझना। 20% डेप्रीशिएशन अगर मैं बोलूं तो पहले साल आप बोलोगे 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। ये बात आपको पता है, हर साल डेप्रीशिएशन ईयर एंड पे कैलकुलेट होता है और ईयरली बेस पे होता है। तो Y1 पहले साल अगर मैं डेप्रीशिएशन लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलोगे 10 लाख का 20%, पूरे साल यूज हुआ 2 लाख। 2 लाख से वैल्यू कम हो गई, दैट इज डेप्रीशिएट हो गई, यूज हो गई। तो हमारी जो वैल्यू बची वो कितनी बची? 8 लाख। बेटा इस 8 लाख को मैं कुछ टर्म्स भी बता देता हूं। इसे हम बोलेंगे इसकी बुक वैल्यू, या इसे कुछ लोग डब्ल्यूडीवी भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। कि रिटन डाउन मतलब डेप्रिशिएट होके क्या वैल्यू बची। तो 31 मार्च 2026 को एक साल बाद मेरे मशीन की वैल्यू कितनी बची? 8 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना? डन है। अब नाउ Y2, Y2 फिर से सेकेंड ईयर डेप्रिशिएशन आप बोलोगे 20%, और 20% फिर से आप लगाओगे, आप कहोगे इस बार 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। दिस इज Y2 डेप्रीशिएशन। बताओ, नाउ क्वेश्चन उठ जाएगा। पहले साल दिक्कत नहीं है, दूसरे साल अब बताओ मेरे बच्चे, जीरो एकदम ऐसे उंगली पकड़ के उठा रहा हूं आपको कि बेटा पक्का है, डेप्रीशिएशन बढ़िया से कराऊंगा। बोलो 8 लाख का 20%, अब 20% किस पे लगाओगे? तो सर जी आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता ये कि आप 10 लाख पे लगाओ, दैट इज ऑप्शन 1,
ऑप्शन 1 कि 10 लाख पे लगाओगे और ऑप्शन 2 सर जी 8 लाख पे। बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कह रहा है सर मैं बताऊंगा। मैं बता क्या कह रहा है? अगर आपने 10 लाख पे लगाया दैट इज हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी क्या वैल्यू बची, तो फिर ये मेथड बोलूंगा मैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। वेरी वेरी गुड। मतलब 10 लाख का 20% दैट मीन डेप्रिसिएशन आएगा 2 लाख, दैट इज एसएलएम बेस पे। बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। और अगर आपने कहा ना जी ना, ना 10 लाख पे नहीं, हम तो लगाएंगे बची हुई वैल्यू पे, बची हुई वैल्यू पे, बची हुई वैल्यू पे अगर आपने लगाया तो उसका मतलब ये कौन सा मेथड हो गया? डब्ल्यूडीवी मेथड। कौन सा मेथड हो गया? डब्ल्यू। मतलब आपने बोला ना जी ना, हम तो 8 लाख का 20% लगाएंगे 1,60,000, दिस इज डब्ल्यूडीवी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर ऑप्शन 1 एसएलएम है तो कसम खा लो ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट, अगर डब्ल्यूडीवी है तो ऑलवेज बची हुई वैल्यू पे। दैट इज अगर इस केस में अगर वैल्यू निकालूं तो बताओ बुक वैल्यू क्या आएगी? सर जी 8 लाख के बाद जो वैल्यू आएगी, 8 लाख के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 लाख अगर एसएलएम है, और अगर डब्ल्यूडीवी है तो 6,40,000। एक ही साथ लिख के चल रहा हूं, 6,40,000 अगर डब्ल्यूडीवी मेथड है। होप सो आपको बढ़िया से बात समझ आ रही होगी कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में क्या डिफरेंस होता है। सर सिंपल, एसएलएम ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट, वैसे आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है, इस लेवल पे आपको पता है, पर फिर भी मेरे को बहुत सारी बातें समझानी है, बस 2 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डब्ल्यूडीवी किस में? 640। मैं कहता हूं 1 साल और निकाल लो, Y3 और निकालो, बताओ Y3 में फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेप्रिसिएशन 20%। बताओ अगर एसएलएम है, अगर एसएलएम है तो भाई 10 लाख पे, 8 लाख पे, 6 लाख पे, आपने बोला सर ऐसी की तैसी, जो होना है वो ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब फिर से 10 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 2 लाख। ओके जी ओके, अगर एसएलएम है। लेकिन अगर डब्ल्यूडीवी है तो सर जी फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, बची हुई वैल्यू, और बची क्या है मेरी इस साल के शुरू में? 6,40,000। तो 6,40,000 का 20% हो जाएगा 1,28,000। बोलो हाँ या ना? पक्की बात है? समझे? अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ठीक है, पहले ये बात समझ आई। अब मैं कहता हूं अगर आप इस डेप्रिसिएशन को थोड़ा चार्ट में दिखाओ, ये रहा एसएलएम और ये रहा डब्ल्यूटीवी, जरा फील करो, तो आप कहोगे Y1, Y2 और Y3। इधर भी 3 साल का काम कर दो, Y1, Y2 और Y3, 3 साल। बताओ अगर एसएलएम था तो आपने बोला Y1 में भी याद है कितना लगा था? 2 लाख। वेरी गुड। Y2 में भी कितना लगा था? 2 लाख। वेरी गुड। और Y3 में भी कितना लगा था? 2 लाख। वेरी गुड। और अगर इसे चार्ट में ड्रॉ करो तो डेप्रिसिएशन जो आएगा दिस इज स्ट्रेट लाइन। ओ, इसलिए इसका पहला नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन सेम रहेगा तो जो ड्रॉ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा, सर ये ऑलवेज किस पे लगेगा? ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट, ऑलवेज ओरिजिनल। तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बोलो हाँ है ना? पहला स्ट्रेट लाइन क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ हो रहा है, दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट, और तीसरा बेटा हमेशा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट आएगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसका तीसरा नाम है। तो होप सो आपको इसके तीनों नाम क्लियर हो गए होंगे कि क्यों इसे ओरिजिनल, क्यों इसे स्ट्रेट लाइन और क्यों इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। डब्ल्यूडीवी की जरा बात करो, पहले साल 2 लाख। वेरी गुड। दूसरे साल 1,60,000, याद है, वैल्यू कम वाली वैल्यू पे लगेगा। तीसरे साल और कम हो गया 1,28,000। तो इस बार डेप्रिसिएशन सेम बन रहा है या गिर रहा है? चार्ट गिर रहा है। और इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो इसे बोलते हो डिमिनिशिंग चार्ट। ओ, डिमिनिशिंग। तो इसीलिए इसका एक नाम मेथड क्या है? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन फिक्स लग रहा है या रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस, तो दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और तीसरा बेटा ये किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट या बची हुई वैल्यू? बची हुई वैल्यू। तो बची हुई वैल्यू को बुक वैल्यू भी बोलते हैं, डब्ल्यूडीवी भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका तीसरा नाम क्या है? डब्ल्यूडीवी मेथड। उच्चे जी उच्चे, बोलो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के तीन तीन नाम क्यों हैं और क्या लॉजिक है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन लगने का या नाम का, वो सब क्लियर हो गया। डन है जी। तो मैंने नाम बता दिए, अब मैं आपको एसएलएम पे थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाओ भाई, ये मेरा बेस्ट पार्ट होगा, आ जाओ सुनो। अगर आप कहते हो एसएलएम में एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, तो बेटा एग्जाम में आपके सामने एसएलएम में दो ही तरीके से क्वेश्चन आएंगे, या तो केस नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, कुछ भी बोलो। डेप्रीशिएशन रेट इज गिवन। ओहो हो, अगर डेप्रीशिएशन रेट दिया है मेरे बच्चे, तो आप बोलोगे डेप्रीशिएशन अमाउंट कैसे निकलेगा? लल्लू मेरे बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट है, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगी हर साल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने सिखा दिया बेटा, ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट। जो भी डेप्रीशिएशन का रेट है डिवाइडेड बाय 100, और रेट हमेशा पर एनम होगा। तो जितने महीने आपने यूज किया, पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है भाई? अगर 6 महीने यूज करा है तो 6 महीने का, 8 महीने यूज करा है तो 8 महीने का, 10 महीने यूज करा है तो 10 महीने का। जी हाँ, क्लियर है। केस नंबर 2 अभी क्वेश्चन करेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो मेरे बच्चे। केस नंबर 2, अगर डेप्रीशिएशन रेट नहीं दिया है मेरे बच्चे, डेप्रीशिएशन रेट नहीं दिया है, इफ डेप्रीशिएशन रेट नॉट गिवन, तो क्या हम डर जाएंगे? हम डर जाएंगे क्या? सर जी, एक सिंपल लाइन समझना, डरना आप भूल जाओ सर, डरना तो कोई चीज ही नहीं है। लाइफ में दो ही चीज हैं, या तो लर्न, है ना, बस सीखो सर। अगर आपको कोई भी टेंशन है तो सीखो, अगर नहीं है तो डेप्रीशिएशन अमाउंट कैसे आएगा मेरे बच्चे? हम कहेंगे मेरे लाल मेरे पीले, एक फॉर्मूला लगाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट, कितने में खरीदा, लॉजिक सुनते रहना, क्वेश्चन में फॉर्मूले में लॉजिक है, कितने में खरीदा माइनस कितना मिल जाएगा स्क्रैप वैल्यू, ये आया डेप्रिशिएबल अमाउंट। कि सर जी 20 लाख का खरीदा, 3 लाख मिल जाएगा, 17 लाख हम यूज करने वाले हैं 6 सालों में, तो डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो 6 सालों में डिवाइड करेंगे तो हर साल इक्वल डेप्रीशिएशन आ जाएगा पर एनम। उसके बाद आप जितने भी महीने का चाहिए पीरियड डिवाइडेड बाय 12 कर दो, आपका डेप्रीशिएशन आ जाएगा उस साल का, पूरे साल का डेप्रीशिएशन ये रहा। और उसमें अगर 6 महीने का निकालना है तो 6/12, 9 महीने का निकालना है तो 9/12। अगर क्वेश्चन का नहीं हमें डेप्रीशिएशन रेट निकाल के दो, तो रेट भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा परसेंटेज में? आप कहोगे जो भी डेप्रीशिएशन अमाउंट आया है पर एनम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, ये हमारा डेप्रीशिएशन का रेट आ गया। फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया स्क्रीन से। ये ही डेप्रीशिएशन में एसएलएम की कहानी है। या तो क्वेश्चन में रेट होगा या नहीं होगा। रेट होगा तो भाई सीधा ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल लगेगा, और अगर रेट नहीं होगा तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी 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 क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन है ना, जिसमें हम प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, या आप बोलो तो एक छोटा सा बना देता हूँ यार, बच्चा कहे और मेरा मन ना, जब तक मेरा मन नहीं होता ना मैं कराता हूँ। मान लो, लो, ठीक है, 2 मिनट में कर देता हूँ। मान लो कह रहा है मशीन, आपने मशीन परचेज करी थी, मशीन परचेज करी थी 1 अक्टूबर 2025 को 5 लाख की। ठीक है जी, आपने खरीदते ही उस पे इंस्टॉलेशन पे किया। हाँ, अरे इंस्टॉलेशन पे किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो थे वो आपने पे करे मान लो 40,000। ठीक है जी, कह रहा डेप्रीशिएशन रेट है 20% पर एनम एसएलएम। ठीक है, फाइंड आउट 3 साल का डेप्रीशिएशन निकाल दो, 3 ईयर डेप्रीशिएशन। बताओ मेरे बच्चे कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन सीधा, आप कहोगे ईयर 1 डायरेक्ट लिखूंगा, ईयर 2 और ईयर 3। पहले साल क्या आएगा? आप कहोगे ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख है क्या? नहीं सर, 5 लाख का तो खरीदा था, 40,000 खर्चा किया, टोटल मिला के हो गया 5,40,000। 5,40,000 पे 20%, ये आ गया पूरे साल का डेप्रीशिएशन। पर मशीन हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर 25। क्वेश्चन कुछ ना बोले, ऑलवेज मान के चलोगे 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। तो अगर 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है मेरे लाल, तो बताओ 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन ठोक दो 6/12, दैट मीन्स मेरे हिसाब से सीधा आधा हो जाएगा, 54,000 डेप्रीशिएशन आ जाएगा पहले साल। दूसरे साल और तीसरे साल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू जो लगेगी वो ऑलवेज 5,40,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी। बस दूसरे और तीसरे साल पूरा 20% और 12/12, क्योंकि पूरे साल का 12/12, 20%, 12/12।
तो ये आ जाएगा सर जी 1,00,000, कितना हो जाएगा 1,08,000, और ये भी हो जाएगा 1,08,000। ठीक है, तो ये SLM से मैंने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करके दिखा दिया। अगर आपको सर यहाँ पे क्या दिया होता है, वैल्यू दी होती है, मान लो क्या दी होती है, सॉरी रेट दिया होता है, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये वाला पार्ट ना होता, वो कहता लाइफ है 5 साल, लाइफ है 5 साल और स्क्रैप वैल्यू है मान लो 20,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी 20,000, तो फिर आप कैलकुलेट कैसे करते हैं डेप्रीशिएशन 3 सालों का। तो सोल्यूशन सेम उसी तरीके से डेप्रीशिएशन निकालने के लिए आप कहते हैं सर जी फॉर्मूला लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। आप कहते हैं Y1 पहला साल, पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट वही है 5,40,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है 5 साल, लेकिन पहले साल पूरे साल का नहीं, दैट इज 6/12। जो भी आएगा सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा सॉल्व, दिस इज डेप्रीशिएशन, है ना। 5 साल डिवाइड मतलब 5,20,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो पूरे साल का आ जाएगा ये। Y2 और Y3 में सेम रहने वाला है सर जी, ये सेम रहने वाला है, क्या सेम रहने वाला है, 5,40,000 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 20,000 की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ हो गई 5 साल, और पूरे 12/12, पूरे 12/12 का जो डेप्रीशिएशन आएगा वो पूरे साल का। तो मेरे हिसाब से SLM बढ़िया से क्लियर है, बोलो हाँ है ना, डन है सर जी। फॉर्मूले स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो, फटाक से मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ और WDV को यहीं खत्म करते हैं। अब आगे आते हैं, दूसरा मेथड है हमारा, सॉरी SLM को यहीं खत्म करते हैं। WDV के दो नाम है, नाम के लॉजिक मैंने बता दिया सर जी। हमारा क्या क्या नाम है, एक तो है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एक तो हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, है ना। अरे अरे रुक जा भाई, हाँ, एक तो है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और एक है हमारा सर जी डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, क्यों है, क्योंकि बैलेंस रिड्यूस हो रहा है और चार्ट डिमिनिशिंग बन रहा है। अब यहाँ भी दो केस हैं, यहाँ भी दो केस हैं। केस नंबर 1, अगर रेट दिया है, इफ रेट इज गिवन, इफ रेट इज गिवन, इफ रेट इज गिवन, तो आप क्या करोगे डेप्रीशिएशन निकालने के लिए, आप कहोगे जो भी बुक वैल्यू है एट बिगनिंग, देखो पहले साल तो ओरिजिनल कॉस्ट भी लगेगा, लेकिन दूसरे साल से आपकी जो वैल्यू बचेगी दैट इज बिगिनिंग में, वो वैल्यू पे आप सीधा लगाओगे रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जितने महीने का चाहिए उतने महीने का 12 से क्यों डिवाइड होता है सर हमेशा, क्योंकि रेट हमेशा पर एनम होता है, तो हमें पर एनम का नहीं चाहिए, हमें 6 महीने का चाहिए 6/12, 8 महीने का चाहिए 8/12। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां बोलूं कि से मान लो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट मैंने सीधा लिख दिया, ओरिजिनल कॉस्ट है 6 लाख, ठीक है, रेडी फॉर यूज खर्चे वर्चे मिला के कितनी है 6 लाख, डेप्रीशिएशन का रेट है 10%। तो आपका पहले साल और आपने खरीदी थी 1 अक्टूबर 2025 में ही, ठीक है, इजी लेके चल रहा हूँ, कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेके चल रहा। तो सोल्यूशन आप जब निकालोगे तो Y1 में डेप्रीशिएशन कितना आएगा, आप कहोगे 6 लाख, पहले साल तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, 6 लाख पे 10% पूरे साल का या 6 महीने का, 6 महीने का, दैट इज 60 का हाफ हो जाएगा 30, बोलो हाँ है ना। बट दूसरे साल आप जब लगाओगे Y2 तो फिर अब 6 लाख पे लगेगा क्या, नहीं सर, अब WDV है तो ये लगेगा 5,70,000 का 10%, का 10%, और ऑफ कोर्स सेकंड ईयर है तो अब पुरानी हो गई है 12/12, दैट मींस 57,000। और थर्ड ईयर कैसे लगेगा, थर्ड ईयर ऐसी 5,70,000 में से 57 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 5,13,000, 5,13,000 का 10%, 6 महीने नहीं पूरे 12 महीने का, तो ये हो जाएगा 53 नहीं 51,300, 51,300। तो पहले साल 30, दूसरा 57, तीसरा 51,300, पहले साल 6 महीने का इसलिए आधा लगा है, दूसरे साल और तीसरे साल पूरे पूरे साल का लगा है। ये एक केस है, दिस इज समथिंग बिल्कुल नॉर्मल, बोलो हाँ है ना, डन है जी। अब आ जाओ केस नंबर 2, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर केस नंबर 2 है दैट मींस इफ डेप्रीशिएशन रेट इज नॉट गिवन, अगर रेट नहीं है तो बेटा यहां आपको डेप्रीशिएशन रेट निकालने का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, डेप्रीशिएशन अगर आपको रेट निकालना है तो फॉर्मूला है 1 माइनस अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, और एन जो भी आएगा जो सॉल्व करोगे इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय करने का मतलब ये है कि आप उसको परसेंटेज में लेके आ रहे हो, तो आप 100 पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हो बाद में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट ये एन का मतलब यहाँ पे है लाइफ, यूजफुल लाइफ, एन का मतलब क्या है यूजफुल लाइफ, बट इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड कैलकुलेटर,
आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा और कैलकुलेटर में कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो आपको मैं अभी लिखवाने वाला हूं, कराने वाला हूं, ठीक है। तो पहले आप इसका फॉर्मूला नोट कर लो, ये नॉर्मल है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला, एक कैलकुलेटर चाहिए, तो कैलकुलेटर निकाल लो अगर आपने नहीं निकाल रखा है, और फिर मेरे साथ एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन ठीक करो, आपको स्टेप क्लियर हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं भी कैलकुलेटर ले आता हूँ। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ और बढ़िया से आपको ये WDV वाला काम सिखाता हूँ, ठीक है। आओ देखो मेरे साथ। सर मान लो कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने कहा सर जी मेरा क्वेश्चन है, मशीन है, सीधा मैं लिख रहा हूं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है मान लो 5 लाख, ठीक है। फिगर इजी लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख है, कह रहा है उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी लेते हैं, 6 साल, ठीक है। आप 8 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। स्क्रैप वैल्यू सर जी उसने बोला उसकी मशीन की स्क्रैप वैल्यू है मान लो 40,000, मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितनी है 40, क्लियर है। कह रहा फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन रेट, फाइंड आउट डेप्रिसिएशन रेट एज पर WDV, एज पर WDV। और एक बार WDV का अगर डेप्रिसिएशन रेट आ गया तो डेप्रिसिएशन भी निकल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ जी। सॉल्यूशन, सबसे पहले फॉर्मूला बोलो मेरे बच्चे, फॉर्मूला। सर मैं लेता हूं येलो पेन, लो भाई येलो पेन। एप्रिसिएशन रेट लगाने का फॉर्मूला है 1 माइनस अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट और एन बोले तो लाइफ, और जो भी सॉल्व आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि भैया परसेंटेज में चाहिए। ओके जी, फॉर्मूला पुट करो 1 माइनस अंडर रूट, स्क्रैप वैल्यू क्या है मेरे क्वेश्चन में 40,000, वेरी गुड। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चे 5 लाख, वेरी वेरी गुड। और एन बोले तो लाइफ, लाइफ 6। इसको ना आप अगर मैथ पढ़ते हो तो आपको लॉग वगैरह या अंडर रूट सॉल्व करने में भी ये यूज हो जाएगा, कैलकुलेटर में सिखा दूंगा, ठीक है। तो याद रखना। अब पहले आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 1 माइनस अंडर रूट रहने दो 6, इसको सॉल्व करो। तो मैंने करा 40 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आया 0.08। आप भी करो मेरे बच्चे, कैलकुलेटर पे प्लीज करो तो मजा आएगा, ठीक है। अब पॉइंट ये, इस वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यही मेन पार्ट है। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट कैलकुलेटर क्या करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, आप अंडर रूट करोगे 12 टाइम्स, अंडर रूट करो 12 टाइम्स। सर क्यों बेटा, ये साइंटिफिक रीजन है और ये प्रूव करने में अपन टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आप सीधा कैलकुलेटर उठाओ और अंडर रूट करो। लो मैं भी कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जैसे ही आपने 12 बार करा होगा आपके कैलकुलेटर में कुछ फिगर आएंगे जो मैं यहां लिख देता हूं। 0.9999, नहीं 349 नहीं है, ठीक है, 0.9993835571 ऐसे करके फिगर आ रहे होंगे, मैच कर लेना, मैच होगा। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, आप इसमें से माइनस करोगे 1, तो माइनस करा आपने 1, और आपका जो रिजल्ट आया वो आया माइनस का 0.00061644429, ठीक है जी। उसके बाद स्टेप नंबर 3, डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे लाइफ। तो मेरे केस में लाइफ कितनी है बच्चे 6, आपके केस में अगले क्वेश्चन में हो सकता है 8 हो, 10 हो, 12 जो भी हो। तो मैंने डिवाइड करा 6 से, और 6 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा फिगर आया वो आया माइनस का 0.00010274048। आपका भी एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है जी। नाउ अब रिवर्स स्टेप करना है, स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4। अब क्या करोगे, अब पहले -1 किया था, अब +1 कर दो, अब +1 कर दो, +1 जैसे ही करोगे फिगर आएगा आपका 0.999897259552। वेरी 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 गुड। दोबारा सुन लो, पहले अंडर रूट करा 12 बार, फिर -1 करा, फिर डिवाइडेड बाय लाइफ, 3 स्टेप, बिना जीरो दबाए हुए सारा सॉल्व एक साथ कर रहा हूं, फिर आपने प्लस करा, और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, मल्टीप्लाई इक्वल। आराम से, सबसे ज्यादा गलती यहीं करते हो, मल्टीप्लाई इक्वल अगेन 12 बार, पहले अंडर रूट करा था 12, अब उसको खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय इक्वल 12 बार, आराम से। एक पूरा मतलब मल्टीप्लाई बाय इक्वल पूरा एक मानेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो मेरा जो फिगर आया दिस इज 0.654907 जो भी है एट डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दिस इज माय सॉल्यूशन। अब मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं, तो मेरा जो सॉल्यूशन आया 1 माइनस दिस इज फिगर 0.654907 और फाइनल फिगर के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इसको 1 में से माइनस कर दो या -1 कर दो, तो मैंने -1 कर दिया, सीधा नेगेटिव आया। पर समझ जाना हम 1 में से माइनस कर रहे हैं, हम जबकि कैलकुलेटर में इस वाले फिगर को -1 कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, पर वो नेगेटिव नहीं होगा, कैलकुलेटर पॉजिटिव है। 1 में से माइनस करा तो ये आ गया 0.343509, ठीक है। काफी है इतना, 6 डिजिट तक ले लो, इनटू 100 और एक बार इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 34.3509% रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। डन है मेरे बच्चों, डन है। बस यही है WDV की कहानी। जो बच्चा डर जाता है, WDV में अगर रेट दिया है तो इसी रेट को उठाओ और 5 लाख पे लगाते जाओ। पहले साल 5 लाख पे, दूसरे साल माइनस होने के बाद, तीसरे साल और माइनस होने के बाद। और अगर रेट नहीं दिया है तो पहले रेट निकाल ले मेरे बाबू, और एक बार रेट निकल गया मेरा बच्चा, फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, नोट कर लो इस स्टेप को, कहीं भी कॉपी के स्टार्टिंग में कहीं भी लिख लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां भी सॉल्व होंगे, लॉग में भी सॉल्व होने पाएंगे, रूट वगैरह सॉल्व करोगे वहां भी उस चैप्टर में ये सॉल्व करने में रूल याद आएंगे। 5 स्टेप हैं, अच्छे से याद कर लो। ठीक है जी, नाउ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा मेथड है मेरा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इस पे तो सेपरेट एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, फिर भी मैं समझा देता हूं। फॉर्मूला सिंपल है, यहां कोई लफड़ा नहीं है, यहां कोई रेट वेट का नहीं है, यहां सीधा फॉर्मूला है। कहता है अगर यहां डेप्रीशिएशन अमाउंट निकालना है तो आपका फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, दैट इज डेप्रीशिएबल अमाउंट। ठीक है, याद रखना ऑलमोस्ट क्वेश्चन में हम डेप्रीशिएबल अमाउंट को डेप्रीशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन यूजफुल लाइफ। जितने भी यूजफुल लाइफ में डिजिट है उन सबका सम, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर, नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर, रिमेनिंग ईयर इंक्लूडिंग करंट ईयर, इंक्लूडिंग करंट ईयर। ये हमारा फॉर्मूला है, हमें जितना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद पीरियड जितना भी चाहिए वो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, एग्जांपल के लिए आपने एक मशीन खरीदी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 8 लाख, ठीक है जी। स्क्रैप वैल्यू है मान लो 50,000, ठीक है जी। और लाइफ है मान लो जी 8 साल। लाइफ कितनी है? 8 साल, 8 ईयर। कह रहा डेप्रीशिएशन निकालो, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन 3 सालों का, 3 साल का और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। आ जाओ जी, सॉल्यूशन सिखा देता हूं, बस खत्म। कैसे करना है मेरे बच्चे, उसके लिए मैं हूं ना। सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर्मूला लिखो। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला जो है वो क्या बताया मैंने, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर, रिमेनिंग ईयर इंक्लूडिंग करंट ईयर, इंक्लूडिंग करंट ईयर। ये हमारा फॉर्मूला है, क्लियर है। y1 पहला साल, y2 y3। बोलो हाँ है ना। क्या हमें ओरिजिनल कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं। अगर दी है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो निकाल लेंगे भाई, परचेज प्राइस प्लस माइनस खर्चे। हमारे क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000। तो भाई ये तो सेम ही रहेगी, चाहे मैं पहला साल निकालूं चाहे मैं दूसरा साल निकालूं, सेम रहने वाली है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही तीसरे साल भी 8 लाख माइनस 50,000 सेम रहने वाली है, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर। तो बेटा पहले साल कितने दिन कितने साल बचे हैं? टोटल 8 साल की लाइफ है, बोलो हाँ है ना मेरे बच्चे, टोटल 8 साल की लाइफ है। 8 में से एक पहला साल एंड में खड़ा हूं तो इसका मतलब बचे कितने? 7। लेकिन उसने बोला करंट ईयर को इंक्लूड कर दो, तो भाई पहले साल कितने होंगे? पूरे 8 साल लिखेंगे। 6 साल की लाइफ है तो 6, 10 की लाइफ है तो 10, तो पहले साल तो बचे कितने? 9 प्लस इंक्लूडिंग करंट ईयर तो 10 ही हो गए ना। हाँ, दूसरे साल एक बीत गया, 7 ईयर। तीसरे साल एक और बीत गया, 6 ईयर। नहीं आई बात समझ में भाई? ये SLM और WDV का मिक्स वर्जन है। तो SLM की थोड़ी सी कहानी उठाई, अब देखो डिक्रीजिंग में जा रहा है,
डिमिनिशिंग में जा रहा है, रिड्यूसिंग में जा रहा है। पहले साल 8 साल, दूसरे साल 7, तीसरे साल 6, चौथा 5, 4, 3, 2, 1 खत्म। बोलो है ना। अब लफड़ा ये सम ऑफ डिजिट कैसे निकालेंगे। तो एक तो तरीका ये कि उसने बोला इसका मतलब क्या है, आपके 8 साल में कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सबको ऐड कर दो, जितने भी लाइफ में डिजिट आ रहे हैं। एक लाइफ है 8 साल, तो 8 साल में कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 मेरे हिसाब से 36। बोलो हाँ है ना। या याद करो एपीजीपी मैथ में, और वहां सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बोलो हाँ या ना, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। n डिनोट्स टू लाइफ, तो 8 साल इंटू 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 2। बताओ कितना हो जाएगा, सीधा निकालो ना कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 36। लो भाई खत्म। तो या तो ऐड कर लो, पर बेटा अगर सोचो 15 साल हो गए, ऐड करने में ही 1 घंटा लगा दोगे आप तो इससे बेटर है शॉर्टकट लगाओ, 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो दैट मीन्स 36 मेरा नंबर ऑफ ईयर सम आ जाएगा जो कॉमन रहेगा। तो बताओ पहले साल कितना हो जाएगा, दूसरे साल, तीसरे साल, दैट इज 7,50,000 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 8। मेरा पहले साल हो गया 1,66,667, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, तो ये हो गया 1,45,833 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6, तो ये हो गया 1,25,000। लो भाई 3 साल का सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से खत्म डेप्रीशिएशन। बोलो डन है जी, डन है। अरे बोलो ना मेरे बच्चे, डन है जी, डन है। हाँ जी डन है, बिल्कुल डन है। तीनों मेथड खत्म हो गए, अब लास्ट 3 मेथड बचे हैं, उसके बाद हम आज की वीडियो को वाइंड अप करेंगे। फिर अगली क्लास से हम शुरू करेंगे अपना मेन मशीन अकाउंट बनाना, ठीक है। अब मैं इसके लिए आपको बाकी 3 पे आता हूँ, कैपेसिटी, ठीक है। इसकी फोटो वोटो लेनी है तो ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, बात खत्म। अब मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, अरे बाबा क्या है, चलना भाई, चलो। मैंने कहा सर एक बार आओ मेरे साथ में, 3 खत्म हो गए, अब कैपेसिटी को एक साथ खत्म करते हैं। बेटा कैपेसिटी मेथड क्या होते हैं, 3 मेथड है यहाँ पे। मशीन आवर, पहला मशीन आवर मेथड, दूसरा प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और तीसरा डिप्लीशन मेथड। पता है तीनों को मैं एक साथ क्यों खत्म कर रहा हूं, क्योंकि तीनों में एक चीज कॉमन है। पता है क्या कहता है, अगर डेप्रीशिएशन निकालना है तो आप एसएलएम में पहले डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालो, जैसे एसएलएम में निकालते थे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यहां भी अगर डेप्रीशिएशन, सीधा लिख देता हूं फॉर्मूला, है ना, यहां भी निकालना है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यहां भी निकालना है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। मतलब अल्टीमेट डेप्रीशिएट तो आप क्या करने वाले हो, जितना आप यूज करने वाले हो। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये आ गया, इतना एसेट की वैल्यू आप यूज करने वाले हो, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। तो अगर मशीन आवर है तो टोटल मशीन आवर जो आपको लगते हैं ये मशीन चलेगी। टोटल अगर आप प्रोडक्शन के बेस पे निकाल रहे हो तो टोटल प्रोडक्शन यूनिट, कि आप इस मशीन से इतना यूनिट बना पाओगे। अगर आप माइंस वगैरह में लगा रहे हो तो टोटल मिनरल एक्सट्रैक्शन, कि आप कितना मिनरल एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, दैट इज कैपेसिटी, कितना चला पाओगे, कितना बना पाओगे, कितना निकाल पाओगे। मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर मशीन आवर, आपने इस साल कितना चलाया, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्रोडक्शन, आपने इस साल कितना बनाया, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर एक्सट्रैक्शन, आपने इस बार कितना निकाला। बस खत्म हो गया हमारे ये 3 मेथड। बात समझ आ रही नहीं यार, कोई लाइफ नहीं, कोई मल्टीप्लाई पीरियड नहीं भाई, 6 महीने चलाओ, चाहे 4 महीने चलाओ, चाहे 10 महीने चलिए मशीन, क्या लेना देना। अपन ने निकाला टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय इस साल कितना यूज किया। क्या सर यहाँ पे अगर मशीन 6 महीने चलिए तो 6/12 करेंगे, ना जी ना, बिल्कुल भी मत करना, पहले बोल रहा हूँ गलती कर जाओगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। बेटा यहाँ लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप 6 महीने का आएगा। भाई 6 महीने में जितना यूज हुआ होगा वो अपने आप आ जाएगा ना, क्यों 6/12 करोगे, आधा क्यों करोगे डेप्रिसिएशन। जी सर बिल्कुल 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 क्लियर है जी। ले लो जी, ले लो, इसकी फोटो ले लो और एक साथ निपटा देते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं कैपेसिटी मेथड। आओ लो भाई,
सम ऑफ ईयर डिजिट के बाद है डिप्लीशन मेथड, और इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूं मशीन आवर पे, जल्दी से बताओ। कह रहा है एक मशीन है हमारी 30 लाख की हमने खरीदी थी, बोलो जी। उसकी एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर थे 24,000 घंटे हम चलाने वाले थे। स्क्रैप वैल्यू 2 लाख नजर आ रहा था। कह रहा है ये हमारा पैटर्न था, पहले 3 सालों में हम हर साल 3-3 हजार घंटे चलाएंगे, उसके बाद थोड़ा कम कर देंगे, उसके बाद थोड़ा कम कर देंगे। डेप्रीशिएशन निकालना, यही निकाल देता हूं, बोलो फटाक से। मान लो अगर आप डेप्रीशिएशन निकाल रहे हो, तो डेप्रीशिएशन ईयर 1 to 3 सेम रहेगा। पहला से 3 साल, हर साल क्या लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? सीधा बोलो 30 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? -2 लाख। बोलो हाँ है ना। डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी 24,000 घंटे। वेरी वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय इन पहले 3 सालों में हर साल कितने घंटे यूज हो रहा है? 3,000 आवर्स। बताओ कितना आ जाएगा? 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 2,000, दिस इज 2,33,333 रुपए पर एनम डेप्रीशिएशन आएगा फर्स्ट 3 ईयर। हर साल 2,33,333 लगेगा। ईयर 4 to 6 30 लाख -2 लाख और डिवाइडेड बाय टोटल 24,000 मल्टीप्लाई बाय सर जी आपके 2600 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 2600 घंटे। तो ये आ गया 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 2600, ये आ गया 3,33,000। ठीक है ना, 3,33,000। नहीं ये गड़बड़ हो गई मुझसे कुछ। 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 3,000। अरे ऊपर वाला गलत आ गया मेरे से, ऊपर वाला मैंने गलत लिख दिया। 3,000, ये आ गया था 3,45,000 पर एनम। ठीक है, और ये आ गया डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू 2400, ये आया 2,80,000 पर एनम। ठीक है ना। हाँ ठीक है। और लास्ट हमारा जो आ जाएगा ईयर 7 to 10, सीधा 30 लाख -2 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 1800, इंटू 1800। तो ये आ गया 2,10,000 पर एनम। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो माफ करना। बाकी ये पहले 3 साल हर साल 3,45,000 लगेगा, फिर 2,80, फिर 2,10। ठीक है, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगता जाएगा मशीन आवर से। ठीक है, बाकी मैं ये स्लाइड आपको डाल दूंगा ऐप पर। ठीक है, और बाकी ऐसे ही प्रोडक्शन यूनिट है, मैं करूंगा नहीं सॉल्व, आपको सीधा बोल दूंगा 20 लाख की मशीन है, लाइफ को अपने को लेना देना नहीं है। 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू, तो इसका मतलब है आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 18 लाख। सीधा लिख दो 18 लाख। और आपकी कैपेसिटी कितनी है हर साल? 1.5 लाख। कैपेसिटी कितनी है टोटल? 1.5 लाख की है टोटल कैपेसिटी। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड पहले 3 साल में 20,000, पहले 3 साल में 20,000, तो डेप्रिशिएशन आ जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 20,000, तो ये आ जाएगा 2,40,000 पर एनम हर साल। ठीक है, तो पहले 3 साल में, 1 से 3 साल में ये आएगा, ऐसे ही बाकी सारे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सेम प्रोडक्शन यूनिट है, और सेम अगर मैं बोलूं तो आप इसी तरीके से तीसरा मेथड करोगे डिप्लीशन। वहां पे आपने एक लीज पे क्वेरी ली है, खदान ली है, जिसको 1 करोड़ में लिया गया है, ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। टेक्निकल के हिसाब से हम टोटल क्वांटिटी कितना निकाल पाएंगे? 2 लाख टन। क्लियर है, ये हमारा टोटल एक्सट्रैक्शन है। आपको कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, तो आप पहले 2013 में निकालोगे, तो आप बोलोगे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? आप बोलोगे 1 करोड़ माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी 2 लाख टन, और हमने इस साल जो निकाला है वो निकाला है सिर्फ मेरे बच्चे 2,000 टन। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन आ गया 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 2,000। दिस इज समथिंग मैंने सही निकाला, 1 इंटू 2,000, 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन पहले साल। ऐसे अगले साल निकाल लोगे
दैट इज बात खत्म। ठीक है, तो पहले साल 2013 का आ जाएगा, फिर 2014, 2015। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक डन हो गया होगा बेटा। मैंने आज आपको डेप्रीशिएशन की बारे बता दी, एक एक मेथड पे कैलकुलेशन बता दी है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे मशीन अकाउंट बनाना और बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मशीन अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखेंगे, और लास्ट उसके बाद एक लेक्चर लेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन वगैरह पे सारे काम करके, चेंज इन मेथड वगैरह पे करके टाटा बाय बाय कर। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट ठोक दो और शेयर कर दो मेरे बच्चे इस वीडियो को, है ना। चलो बाय।